वेलकम टू मैनीपुष्प लर्निंग एकेडमी। तक सफर की शुरुआत करते हैं। पहला खंड है मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू पर। तो पहला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2025 में भारत की औसत हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति क्या थी? विकल्प है ए 4.6%, बी 3.1%, सी 1.7% या डी 2.5%। इसका सही जवाब है सी 1.7%। 1.7%, ये तो काफी कम है। जी बिल्कुल, सर्वेक्षण में बताया गया है कि औसत खुदरा मुद्रास्फीति काफी कम थी, जो सीपीआई श्रृंखला शुरू होने के बाद से सबसे निचले स्तरों में से एक है। अच्छा, और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मुख्य रूप से खाद्य और ईंधन की कीमतों में नरमी के कारण हुआ। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 26 में सेवाओं का विस्तार लगभग कितने प्रतिशत हुआ, जिससे जीडीपी में इसकी भूमिका और मजबूत हुई? आपके विकल्प है ए 6.5%, बी 9.1%, सी 4.2%, डी 5.8%। इसका सही जवाब है बी 9.1%। 9.1%, ये तो बहुत ही मजबूत वृद्धि है। हाँ, सेवा क्षेत्र ने लगभग 9.1% की बहुत मजबूत वृद्धि दर्ज की और इसी वजह से यह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र बना रहा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 3, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर क्या है? ए 4%, बी 5%, सी 7% या डी 9%। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है सी 7%। 7%? जी, सर्वेक्षण का आंकलन है कि स्थिर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के समर्थन से भारत की मध्यम अवधि की विकास संभावनाएं लगभग 7% हैं। बढ़िया। अब सवाल नंबर 4, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 23 में लगभग कितने प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 26 यानी अप्रैल दिसंबर में 1.7% हो गई? विकल्प ए 8.7%, बी 6.7%, सी 5.5%, डी 4.0%। इसका सही जवाब है बी 6.7%। अच्छा, तो 6.7% से सीधे 1.7% पर। हाँ, खुदरा मुद्रास्फीति में ये एक उल्लेखनीय कमी आई, जो वित्त वर्ष 23 के 6.7% से घटकर वित्त वर्ष 26 में 1.7% हो गई। बहुत खूब। पांचवा सवाल, वित्तीय वर्ष 26 की पहले छमाही में चालू खाता घाटा यानी सीएडी लगभग कितना बताया गया? ए जीडीपी का 0.3%, बी 0.8%, सी 1.5% या डी 2.1%। इसका जवाब है बी जीडीपी का 0.8%। सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि भारत का सीएडी वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में जीडीपी के लगभग 0.8% पर सामान्य बना रहा। ठीक है, तो ये था मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू। अब हम आते हैं राजकोषीय और मौद्रिक नीति पर। बिल्कुल। सवाल नंबर 6, वित्तीय वर्ष 26 में भारत के राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान लगभग कितना था? ए जीडीपी का 2.8%, बी 4.4%, सी 5.0% या डी 6.2%। इसका उत्तर है बी जीडीपी का 4.4%। सर्वेक्षण में लगातार गिरावट पर प्रकाश डाला है, जो वित्त वर्ष 26 के लिए जीडीपी का 4.4% अनुमानित है। और ये गिरावट एक अच्छा संकेत है ना? बिल्कुल, ये राजकोषीय अनुशासन को दिखाता है। अगला सवाल, सीपीआई मुद्रास्फीति में गिरावट के लिए मुख्य रूप से कौन सा घटक जिम्मेदार था? ए आवास, बी खाद्य और ईंधन, सी स्वास्थ्य सेवा या डी शिक्षा। जैसा हमने पहले भी बात की, इसका सही जवाब है बी खाद्य और ईंधन। हाँ, ये तो जुड़ा हुआ सवाल था। जी, हेडलाइन मुद्रास्फीति को कम करने में खाद्य और ईंधन की कीमतों में आई कमी ही केंद्रीय थी। ठीक है, 8वां सवाल, सर्वेक्षण के अनुसार सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा ए घटा है, बी अपरिवर्तित रहा है, सी बढ़ा है या डी समाप्त कर दिया गया है? इसका जवाब है सी बढ़ा है। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जो एक मजबूत टैक्स उछाल को दर्शाती है। अच्छा, मतलब टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ है। सही समझे आप। सवाल नंबर 9, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने फरवरी 2025 से
आरबीआई की रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती की ओर इशारा किया? ए 50 बीपीएस, बी 75 बीपीएस, सी 125 बीपीएस या डी 150 बीपीएस? यहाँ सही आंकड़ा है सी 125 बिप्स। आरबीआई ने नीतिगत रेपो रेट में कुल 125 आधार अंकों की कमी की, जिससे मौद्रिक प्रसारण में मदद मिली। ठीक है। और 10वां सवाल, एक प्रमुख मौद्रिक संकेतक जो बेहतर वित्तीय मध्यस्थता को दर्शाता है वो क्या था? ए मनी मल्टीप्लायर, बी बजट घाटा, सी एक्सपोर्ट कवर या डी चालू खाता अधिशेष? इसका सही जवाब है ए मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि हुई, जो बेहतर वित्तीय मध्यस्थता का एक साफ संकेत है। बढ़िया। अब हम अपने तीसरे खंड यानी बाहरी क्षेत्र और व्यापार पर आते हैं। सवाल नंबर 11। वित्त वर्ष 25 में सेवा निर्यात लगभग कितना पहुंच गया? ए 287.6 बिलियन डॉलर, बी 388.6 बिलियन डॉलर, सी 487.6 बिलियन डॉलर या डी 587.6 बिलियन डॉलर? इसका सही जवाब है बी 387.6 बिलियन यूएसडी। भारत के सेवा निर्यात ने लगभग 387.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक नया रिकॉर्ड उच्च स्तर हासिल किया। ये तो शानदार है। अगला सवाल, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, किस चीज का? ए एफडीआई प्रवाह, बी प्रेषण यानी रेमिटेंसेस, सी निर्यात आय या डी सोने का आयात? ये तो एक आसान सवाल है। इसका जवाब है बी प्रेषण रेमिटेंसेस। भारत विश्व स्तर पर प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा। बिल्कुल। सवाल नंबर 13। 2026 की शुरुआत में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना था? ए 501.4 बिलियन डॉलर, बी 601.4 बिलियन, सी 701.4 बिलियन या डी 801.4 बिलियन डॉलर्स? विदेशी मुद्रा भंडार था लगभग सी 701.4 बिलियन यूएसडी। 701.4 बिलियन। जी, और ये एक बहुत ही मजबूत स्थिति है जो पर्याप्त आयात आवश्यकताओं को कवर करता है। ठीक है। सवाल नंबर 14। वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग कितनी हो गई? विकल्प है ए 1.0%, बी 1.4%, सी 1.8%, डी 2.2%? इसका सही जवाब है सी 1.8%। वैश्विक व्यापारिक निर्यात में हमारी हिस्सेदारी लगभग 2 गुनी होकर 1.8% के करीब पहुंच गई। क्या बात है। और 15वां सवाल, सर्वेक्षण ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा निर्यात ने व्यापार घाटे के लगभग कितने हिस्से को कम करने में मदद की? ए 30%, बी 45%, सी 67% या डी 80%? इसका सही जवाब है सी 67%। सेवा व्यापार अधिशेष ने माल व्यापार घाटे का लगभग 67% यानी 2/3 हिस्सा कम कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए अब सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर चलते हैं। 16वां सवाल, वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में जीवीए वृद्धि में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान रहा? ए कृषि, बी उद्योग, सी सेवाएं या डी खनन? जैसा कि हमने पहले भी देखा, इसका जवाब है सी सेवाएं। सेवाओं में सबसे मजबूत जीवीए वृद्धि लगभग 9.3% देखी गई। ठीक है। अगला, कृषि से जुड़ा सवाल। कृषि वर्ष 2024-25 में कृषि उत्पादन मतलब खाद्यान्न का अनुमान क्या था? ए 3177 LMT, बी 3377 LMT, सी 3577 LMT या डी 3777 LMT? इसका सही जवाब है सी लगभग 3577 LMT। खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर लगभग 3577.3 LMT हो गया। बहुत बढ़िया। सवाल 18। किस उपक्षेत्र ने कृषि में विविधीकरण का समर्थन करते हुए महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई? ए डेयरी, बी मत्स्य पालन, सी पशुधन या डी उपरोक्त सभी? यहाँ जवाब है डी उपरोक्त सभी। अच्छा, तो इन सभी में वृद्धि हुई? जी। पशुधन और मत्स्य पालन दोनों ने ही कृषि विविधीकरण और विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। समझ गई। 19वां सवाल,
सर्वेक्षण के आधार पर किस राज्य के औद्योगिक विकास को दूसरों के लिए एक मॉडल के रूप में उजागर किया गया? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक? ये एक दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब है बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और रोजगार सृजन को अनुकरणीय उदाहरणों के रूप में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, और अब 20वां सवाल। एमएसएमई क्षेत्र का जीडीपी में लगभग कितना हिस्सा है? ए 10%, बी 21%, सी 31% या डी 41%? इसका सही जवाब है सी 31%। एमएसएमईज भारत की जीडीपी का लगभग 31.1% हिस्सा है, जो उनके आर्थिक महत्व को दिखाता है। बिल्कुल। चलिए अब निवेश और उद्योग पर बात करते हैं। सवाल नंबर 21। वित्त वर्ष 26 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी जीएफसीएफ लगभग कितना था? ए 28%, बी 30.5%, सी 33.2% या डी 36%? इसका सही जवाब है सी 33.2%। सर्वेक्षण ने निरंतर पूंजी निर्माण की गति पर प्रकाश डाला, जिसमें जीएफसीएफ जीडीपी का लगभग 33% था। ये मजबूत निवेश गतिविधि का संकेत है। ठीक है, अब पीएलआई योजना पर सवाल। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कृषि सब्सिडी को बढ़ावा देना, बी घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना, सी आयात बढ़ाना या डी जीएसटी दरें कम करना? इसका सीधा सा जवाब है बी घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना। और ये किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? पीएलआई योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धिशील उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, ताकि विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। समझ गई। सवाल नंबर 23। सर्वेक्षण के अनुसार निजी पूंजीगत व्यय ए स्थिर हो गया है, बी तेजी से घटा है, सी सार्वजनिक कैपेक्स पुश के बाद बढ़ने लगा है या डी एफडीआई द्वारा पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया गया है? इसका जवाब है सी सार्वजनिक कैपेक्स पुश के बाद बढ़ने लगा है। अच्छा, तो मतलब सरकारी खर्च ने निजी निवेश को बढ़ावा दिया है। बिल्कुल, सरकार के बुनियादी ढांचे पर जोर ने निजी निवेश को क्राउड इन किया है, यानी प्रोत्साहित किया है। अगला सवाल। भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घटाकर लगभग कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 15%, बी 13-14%, सी 10-11% या डी 8%? लक्ष्य रखा गया है सी 10-11%। सर्वेक्षण ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने पर जोर दिया। और अब इस खंड का आखिरी सवाल नंबर 25। सर्वेक्षण ने कितने समय के भीतर बिजली क्रॉस सब्सिडी को खत्म करने की सिफारिश की? ए 2 साल, बी 3 साल, सी 5 साल या डी 10 साल? इसकी सिफारिश की गई थी सी 5 साल के लिए। विकृतियों को कम करने के लिए रेलवे और विनिर्माण के लिए क्रॉस सब्सिडी को 5 वर्षों में हटाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, अब हम वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित संपत्ति यानी जीएनपीए अनुपात ए तेजी से बढ़ा है, बी अपरिवर्तित रहा है, सी कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गया है या डी 15% को पार कर गया है? ये एक बहुत ही सकारात्मक खबर है। जवाब है सी कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गया है। मतलब बैंकों की सेहत सुधरी है? जी, बहुत ज्यादा। बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जीएनपीए 1 दशक से भी अधिक समय में अपने सबसे निचले स्तर पर है। बहुत बढ़िया। 27वां सवाल। वित्त वर्ष 26 के दौरान ऋण वृद्धि मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित थी? ए केवल कृषि, बी खुदरा और सेवाएं, सी रक्षा क्षेत्र या डी केवल गोल्ड लोन? इसका जवाब है बी खुदरा और सेवाएं। खुदरा ऋण और सेवा क्षेत्र के ऋण में मजबूत विस्तार देखा गया। ठीक है। सवाल 28। वित्तीय समावेशन में सुधार का समर्थन किसके द्वारा किया गया? ए पीएमजेडीवाई खाते, बी डिजिटल भुगतान में वृद्धि, सी यूपीआई का विस्तार या डी उपरोक्त सभी? टीजीएस, बी यूपीआई, सी केवल एनईएफटी या डी स्विफ्ट? जाहिर है इसका जवाब है बी यूपीआई। डिजिटल खुदरा लेन देन में यूपीआई का ही प्रभुत्व है। बिल्कुल। और अब 30वां सवाल।
सर्वेक्षण ने भारत की वित्तीय प्रणाली में लचीलेपन का कारण किसे बताया? ए. उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, बी. बैंकों की मजबूत पूंजी पर्याप्तता, सी. नियंत्रित मुद्रास्फीति, या डी. उपरोक्त सभी। इसका कारण कोई एक चीज नहीं है, इसलिए जवाब है डी, उपरोक्त सभी। मैक्रो स्थिरता और बैंकिंग सुधारों ने मिलकर इस लचीलेपन को मजबूत किया है। बहुत अच्छे। अब हम आते हैं रोजगार और सामाजिक क्षेत्र पर। सवाल नंबर 21। सर्वेक्षण के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर LFPR की प्रवृत्ति क्या है? ए. घट रही है, बी. स्थिर है, सी. बढ़ रही है, या डी. समाप्त हो गई है। इसकी प्रवृत्ति है सी, बढ़ रही है। सर्वेक्षण ने श्रम बल की भागीदारी में सुधार का उल्लेख किया और खासकर महिला LFPR में। अच्छा, तो महिला कार्यबल भागीदारी में सुधार मुख्य रूप से किसके कारण हुआ? ये है हमारा अगला सवाल। ए. विनिर्माण में गिरावट, बी. ग्रामीण रोजगार और स्वरोजगार में वृद्धि, सी. आयात में वृद्धि, या डी. कर कटौती। इसका कारण है बी, ग्रामीण रोजगार और स्वरोजगार में वृद्धि। ग्रामीण विविधीकरण और उद्यमिता ने महिलाओं की भागीदारी में सुधार किया है। ठीक है। सवाल नंबर 33। MGNREGS पर निर्भरता ने क्या दिखाया है? ए. वृद्धि, बी. स्थिरता, सी. गिरावट, या डी. कोई डेटा नहीं। इसने सी, गिरावट दिखाई है। और इसका क्या मतलब हुआ? इस पर निर्भरता में कमी ये सुझाव देती है कि ग्रामीण रोजगार के अवसरों में सुधार हो रहा है। समझ गई। सवाल 34। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? ए. उच्च आयात, बी. कौशल विकास, सी. मुद्रा का अवमूल्यन, या डी. उच्च राजकोषीय घाटा। इसका जवाब है बी, कौशल विकास। सर्वेक्षण ने जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के लिए कौशल विकास पर बहुत जोर दिया है। और कौन सी पहलें कौशल विकास का समर्थन करती हैं? यह हमारा 35वां सवाल। ए. PMKVY, बी. स्किल इंडिया मिशन, सी. डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम, या डी. उपरोक्त सभी। ये सभी करती हैं, तो जवाब है डी, उपरोक्त सभी। ये कई कार्यक्रम रोजगार क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। चलिए अब हम प्रौद्योगिकी, AI और संरचनात्मक सुधारों पर बात करते हैं। सवाल नंबर 36। सर्वेक्षण ने किसे विनियमित करने में गैर पराक्रम्य यानी नॉन निगोशिएबल्स पर जोर दिया? ए. ब्लॉकचेन, बी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी. क्रिप्टो करेंसी, या डी. जैव प्रौद्योगिकी। इसका जवाब है बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैतिक AI की तैनाती और सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया। ठीक है। अगला सवाल 37। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCs ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास में योगदान दिया? ए. कृषि, बी. खनन, सी. IT और सेवा निर्यात, या डी. कपड़ा। आया है। सवाल नंबर 38। सर्वेक्षण ने किसके माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला? ए. अत्यधिक आयात, बी. रणनीतिक आत्मनिर्भरता, सी. पूर्ण अलगाव, या डी. मुद्रा नियंत्रण। इसका जवाब है बी, रणनीतिक आत्मनिर्भरता। मतलब संरक्षणवाद के बजाय प्रतिस्पर्धी घरेलू क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई। सही है। सवाल 39। सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देना किससे जुड़ा है? ए. हरित क्रांति, बी. PLI योजनाएं, सी. MGNREGS, या डी. PMFBY। ये जुड़ा है बी, PLI योजनाओं से। सेमीकंडक्टर PLI उच्च तकनीकी विनिर्माण का समर्थन करती है। और अब 40वां सवाल। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI में क्या क्या शामिल है? ए. आधार, बी. UPI, सी. डिजिलॉकर, या डी. उपरोक्त सभी। इसमें डी, उपरोक्त सभी शामिल हैं। DPI भारत की डिजिटल रीढ़ है। बिल्कुल। अब हम पर्यावरण और स्थिरता पर आते हैं। सिर्फ 3 सवाल हैं इस खंड में। सवाल 41। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का लक्ष्य किस वर्ष तक नेट जीरो हासिल करना है? ए. 2040, बी. 2050, सी. 2070, या डी. 2100। इसका सही जवाब है सी, 2070। भारत का नेट जीरो लक्ष्य वर्ष 2070 है। ठीक है। सवाल 42।
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किसका हिस्सा है? ए मेक इन इंडिया, बी ऊर्जा संक्रमण रणनीति, सी स्किल इंडिया या डी स्टैंड अप इंडिया। ये हिस्सा है बी ऊर्जा संक्रमण रणनीति का। यह स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देता है। और सवाल 43, जलवायु लचीलापन वित्त पोषण को किस रूप में उजागर किया गया? ए अनावश्यक, बी सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण, सी केवल निजी जिम्मेदारी या डी आरबीआई का जनादेश। इसे बी सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, अब हम अपने आखिरी खंड पर हैं, विश्लेषणात्मक और वैचारिक। सवाल नंबर 44, यदि सेवा अधिशेष माल व्यापार घाटे की भरपाई करता है तो यह किस चीज में सुधार करता है? ए राजकोषीय घाटे में, बी चालू खाता शेष में, सी राजस्व घाटे में या डी प्राथमिक घाटे में? ये सुधार करता है बी चालू खाता शेष में, क्योंकि व्यापार संतुलन चालू खाते का ही एक हिस्सा है। सही। सवाल 45, मुद्रास्फीति में गिरावट से वास्तविक आय क्यों बढ़ती है? ए सांकेतिक आय बढ़ती है, बी क्रय शक्ति में सुधार होता है, सी निर्यात घटता है या डी आयात बढ़ता है? क्योंकि बी क्रय शक्ति में सुधार होता है। मतलब लोग उतने ही पैसे में ज्यादा खरीद पाते हैं। जी बिल्कुल। सवाल 46, उच्च GFCF किसका संकेत है? ए उपभोग आधारित वृद्धि, बी निवेश आधारित वृद्धि, सी मुद्रास्फीति या डी व्यापार घाटा? ये संकेत है बी निवेश आधारित वृद्धि का। ठीक है। सवाल 47, विदेशी मुद्रा भंडार किसमें मदद करता है? ए सीधे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में, बी मुद्रा की अस्थिरता का प्रबंधन करने में, सी राजकोषीय घाटा बढ़ाने में या डी आयात बढ़ाने में? ये मदद करता है बी मुद्रा की अस्थिरता का प्रबंधन करने में। और अब 48वां सवाल, घटता GNPA अनुपात क्या बताता है? ए बैंकिंग तनाव, बी खराब संपत्ति की गुणवत्ता, सी बेहतर संपत्ति की गुणवत्ता या डी नकदी का संकट? ये बताता है सी बेहतर संपत्ति की गुणवत्ता। बहुत अच्छे। सेकंड लास्ट सवाल, क्राउडिंग इन इफेक्ट का क्या अर्थ है? ए सरकार द्वारा करों को कम करना, बी सार्वजनिक निवेश द्वारा निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, सी मुद्रास्फीति नियंत्रण या डी आयात कम करना? इसका मतलब है बी सार्वजनिक निवेश द्वारा निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। और अब हमारा आखिरी 50वां सवाल, वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारत के लचीलेपन का श्रेय किसे दिया गया? ए मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, बी स्थिर मुद्रास्फीति, सी स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली या डी उपरोक्त सभी? इसका श्रेय किसी एक को नहीं बल्कि डी उपरोक्त सभी को दिया गया है। सर्वेक्षण ने लगातार मैक्रो स्थिरता, वित्तीय मजबूती और संरचनात्मक सुधारों इन सभी पर प्रकाश डाला है। और इसी के साथ हमारे 50 सवालों का ये तेज तरार सफर समाप्त होता है। हमने देखा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो स्थिर है, बढ़ रही है और संरचनात्मक रूप से मजबूत हो रही है। बिल्कुल, सर्वेक्षण आर्थिक मजबूती को तो दर्शाता है, लेकिन एक सवाल जो विचार करने के लिए रह जाता है वो ये है कि जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए क्या केवल वर्तमान कौशल विकास ही काफी है, या हमें भविष्य की उन नौकरियों के लिए भी तैयारी करनी होगी जो अभी मौजूद भी नहीं है, खासकर AI और ऑटोमेशन के इस नए युग में? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सोचना वाकई जरूरी है। इस गहरी पड़ताल के लिए धन्यवाद।